मनुष्य के द्वारा संपादित क्रियाओं का निरूपण कर रहे थे भगवान भाष्यकार। उसमें पहले तो और ये जो क्रियाओं का विभाग किया है वो फल के आधार पर किया। विभाग का कोई न कोई एक आधार होना चाहिए। तो पहला विभाग किया दृष्ट फला और अदृष्ट फला, माने वे कर्म जिनका फल दृष्ट होता है, कर्ता को ही अपने कर्म का फल दिखाई देता है, निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि यह फल हमारे किस कर्म का परिणाम है। कर्ता को भी दिखता है, दूसरों को भी दिखता है। सुदृष्ट फला। और एक कर्म है जिसका फल दिखाई देता नहीं, और एक फल ऐसा है जिसका कर्म कर्ता को मालूम नहीं, दूसरों को भी मालूम नहीं। फल की प्राप्ति तो हो रही होती है, लेकिन वो फल किस कर्म का परिणाम है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो इसका ज्ञान नहीं होता। तो उसके लिए जो शब्द बताया गया वो कहा गया प्रारब्ध। तो ऐसे फल जो प्रारब्ध से जन्य हैं और जिनका किस कर्म के साथ संबंध है यह ज्ञात नहीं हो पाता, ऐसे फल देने वाले कर्मों को अदृष्ट फला क्रिया बोलते हैं। तो फल को ही आधार बना करके ये विभाग है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसे फलों की क्रिया को अदृष्ट फला क्रिया बोलते हैं जिन फलों का कर्म के साथ कर्म विशेष के साथ संबंध का ज्ञान नहीं हो पाता। कर्ता को ही नहीं मालूम होता और दूसरों को भी नहीं मालूम होता। तो कुछ तो ऐसा होगा जिसका फल आ रहा है, इतना एक अनुमान होता है। और जो लोग आस्तिक नहीं हैं अथवा शरीरांतर को नहीं मानते, तो उनके पास तो ऐसे फलों की कोई भी व्याख्या वास्तव में होती नहीं। व्याख्या तो करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग फिर ऐसे फलों की जिम्मेदारी किस पर डालते हैं? देश पर, सिस्टम पर, समाज पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, मित्रों पर, पड़ोसी पर, कि ये जो जीवन में है, इस व्यक्ति के जीवन में ये फल आया, ये किस लिए आया? बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल सिस्टम। मैंने उनको व्याख्या तो करनी ही है कि वो फल आया कहाँ से। तो उत्तर यही होता है प्रायः कि व्यवस्था दोष है।
अथवा व्यवस्था दोष नहीं है तो व्यवस्था का गुण है। तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है वो कहाँ से आई? तो इसका प्रत्यक्ष कारण दिखता है, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और इसलिए बढ़ा। समाज में समृद्धि आई क्यों आई? बोले नीतियां बदल गई। समाज में दरिद्रता आई क्यों आई? नीतियां बदल गई। ये व्याख्या भी एक बड़ी ही प्रबल व्याख्या समाज में मानी जाती है और उसको स्वीकार करते हैं लोग और उसमें बल भी है। देखो, तो पूरे समाज की जो समष्टि की जो स्थिति में बदलाव है वो निश्चित रूप से समष्टिगत नीतियों का ही परिणाम होता है। वो ठीक है, लेकिन उसी नीति के अंतर्गत, उसी व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का विकास होता है, दूसरे व्यक्ति का ह्रास होता है। तो अब उसकी जिम्मेदारी व्यवस्था पर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि व्यवस्था तो फिर दोनों के लिए एक ही है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि जो आर्थिक नीति में परिवर्तन आया तो हर व्यक्ति का विकास हुआ। इसी व्यवस्था में बहुत लोगों का दिवालिया निकल गया तो व्यवस्था की भूमिका को सिरे से नकारना ये बुद्धिमानी नहीं होगी, लेकिन फिर व्यवस्था व्यक्ति के ह्रास विकास की व्याख्या करने में समर्थ नहीं दिखाई देती। ऐसा है। यहाँ तो स्थिति ऐसी देखी जा रही है कि समाज की बात छोड़िए, एक परिवार में जहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही सामाजिक प्रतिष्ठा है, वहाँ पर एक व्यक्ति का विकास होता है, दूसरे व्यक्ति का ह्रास होता है। एक शाखा बढ़ती हुई दिखती है परिवार की, दूसरी शाखा गिरती हुई दिखती है परिवार की। वहाँ पर व्यवस्था का क्या दोष है? व्यवस्था की क्या भूमिका है? ऐसे परिवार, राज परिवारों को मैं जानता हूँ जहाँ तक अवसर का प्रश्न है, वो बड़े लड़के के पास सबसे ज्यादा थे। परंपरा के अनुसार बड़े को ही राज मिलता है, तो शायद ज्यादातर प्रॉपर्टी उनको मिली। मान सम्मान आगे आगे उनको रखा गया। तो अवसर की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा अवसर उन्हीं के पास थे, लेकिन उनका ह्रास हुआ और जो उनके छोटे भाई हैं उनका विकास हुआ। अब इसमें व्यवस्था का क्या है? तो इसमें निगमन ऐसा निकलता है कि जो समष्टि की स्थिति में परिवर्तन है, निश्चित रूप से उसमें व्यवस्था की भूमिका है, निश्चित रूप से उसमें राष्ट्रीय अथवा सामूहिक नीतियों की भूमिका होती है। उसको नकारना बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई ऐसा सिद्धांत बना ले कि नीतियों की कोई भूमिका नहीं है, तो वो तो फिर पुरुषार्थहीन भी होगा, कर्तव्य भ्रष्ट भी होगा। आखिर मनुष्य के हाथ में नीति बदलने का अधिकार तो है, और उस अधिकार का वो प्रयोग न करे, कहे कि इससे कुछ होता ही नहीं, तो ये तो क्या हुआ? धर्म भ्रष्ट होने वाली बात है।
राष्ट्र के जो कर्णधार हैं, जिनको कि ये भूमिका निभानी है, वो कहेंगे नीतियों से कुछ होता ही नहीं, तो ये तो फिर ठीक बात नहीं। सो नहीं, ऐसा नहीं है, सबका समन्वय दिखाई जाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। नीतियों की भूमिका है तो है, व्यवस्था का गुण दोष है तो है, लेकिन उसके बावजूद कर्म सिद्धांत अपनी जगह पर स्थिर है, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो व्यवस्थावाद हो जाए और या तो प्रारब्धवाद हो जाए। ये तो कम्युनिस्ट लोग जैसे, वो चिंतन कैसा है? व्यवस्थावाद का चिंतन है। नीति बदलो, उसी से सब बदलेगा। प्रारब्ध बोले इसकी बात मत करो, यही जो है प्रारब्धवाद, यही मनुष्य को निकम्मा बनाता है और दूसरों के अन्याय का औचित्य सिद्ध करता है और दूसरों की गरीबी का भी औचित्य सिद्ध करता है। ये प्रारब्धवाद ने शोषण के औचित्य को सिद्ध किया, और आप निश्चित जानो आंशिक रूप से वो सही है। कोई व्यक्ति दबा कुचला है, किस लिए भाई? बोले इसका प्रारब्ध ही ऐसा है। अब दूसरे व्यक्ति ने शोषण किया, उधर ध्यान ही देने की जरूरत क्या है? क्योंकि इनको जो दर्द मिला, पीड़ा मिली, वो इनके प्रारब्ध से मिली। तो दूसरों ने क्या किया, उधर क्यों जाते हो? तो अंग्रेजों ने जो आपके साथ किया वो आपका प्रारब्ध था, इस्लामिक शासकों ने जो आपके साथ किया वो आपका प्रारब्ध था। फिर जो समाज में उच्च वर्ग है, उन्होंने निम्न वर्ग के लिए जो कुछ किया वो उनका प्रारब्ध था। हो गया फिर तो। कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन है, उसको व्यापक स्तर पे सोचना चाहिए, सिद्धांत रूप में भी, और उसका फिर व्यवहार पर क्या असर पड़ा है उसको भी सोचना चाहिए। दर्शन के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना ये घटी कि वो यूनिवर्सिटी की चारदीवारी में कैद हो गया। दर्शन की निष्पत्तियों का मनुष्य के साथ संबंध है, ये हम भूल गए। दार्शनिक तो भगवान शंकराचार्य हुए, जिन्होंने समाज बदल दिया। भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने समाज बदला। महावीर हुए, उन्होंने समाज बदला। यानी दर्शन को मनुष्य से जोड़ा और तत्कालीन समाज एकदम उसी विचारधारा में रंग गया। दार्शनिक तो तुलसी हुए, कबीर हुए। आज तक मनुष्य की सोच इन लोगों से प्रभावित है। ये महाराष्ट्र के जन जन की सोच वहां के संतों से प्रभावित है, चाहे वो नास्तिक हो। आप उड़ीसा के बारे में बोल सकते हो कि वहाँ के जो भक्त संत हुए, उनके सोच से उड़ीसा की सारी प्रजा प्रभावित है, उसकी सोच प्रभावित है। दर्शन की निष्पत्तियां अगर व्यक्ति के व्यावहारिक यथार्थ से जुड़ती ही ना हो, फिर निष्पत्तियों का क्या मतलब है? अभी क्या स्थिति होगी कि जिनको फिलॉसफर कहा जाता है वो केवल पीएचडी करते हैं और उनकी थीसिस या तो उनकी अलमारी में रहती है या तो बहुत ही प्रतिष्ठित है तो वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की अलमारी में रहती है। न उनको कभी समाज से मिलना है, न समाज को उनसे मिलना है। आखिर विद्वान लोग हैं।
हिंदुस्तान का दार्शनिक तो साधु है जो समाज में ही रहता है। रोज हजारों लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। सो दर्शन ये आपको हमको निरंतर सीखते रहना है। सिद्धांत की पवित्रता, सिद्धांत की शुद्धि वो समझना है और फिर उसका व्यावहारिक धरातल पे क्या स्वरूप बनता है, क्या उसकी भूमिका है, क्या प्रभाव है, वो भी जानना है। दोनों बातें जाननी चाहिए। दर्शन का संबंध पदार्थ से नहीं, जीवन से है, महत्व की विद्या है। भगवान ने गीता में कहा, सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। आपको लगता है कि समाज में अध्यात्म विद्या को लोग भगवत रूप मानते हैं? मानते होंगे भी, लेकिन अब वो बात समाज को समझ में नहीं आती कि अध्यात्म विद्या कोई ऐसी खास विद्या। क्यों ये दुर्घटना घटती है? क्योंकि या तो सिद्धांत को पूर्ण पवित्रता से जानते नहीं, या फिर उसका व्यवहारिक स्वरूप जानते नहीं। फिर से निगमन पर एक बार ध्यान दें। समष्टि स्थिति में जो परिवर्तन है उसका संबंध नीतिकारों की नीति से होता है। उसका कारण क्या है? उसमें कर्म सिद्धांत कहाँ गया? उसका कारण ये है कि जो नीतिकार है वही समष्टि का प्रतिनिधि हो गया। तो समष्टि को फल देने वाली क्रिया उसी के जरिए होंगी। आप समझते हो, जो इस देश का प्रधानमंत्री है उसके अंतःकरण में देश संबंधी इच्छा पैदा होती है। वो हमारे देश समष्टि का समष्टि अंतःकरण का अभिमानी है इस समय। और इसलिए वही एक हृदय है जिसमें इस देश के हितों के लिए योजना बनेगी, इच्छाएं पैदा होंगी, संकल्प आएंगे। आपके हमारे हृदय में वो संकल्प नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप समष्टि अंतःकरण के अभिमानी नहीं हो। ये देखो, आश्रम की ही समष्टि देख लो, तो आश्रम में जितने लोग रहते हैं सभी के हृदय में समष्टिगत आवश्यकताओं की इच्छा का उदय नहीं होगा। व्यष्टि इच्छाओं का उदय होगा कि ऐसा मेरे साथ होता तो अच्छा था, कमरा ऐसा होता तो अच्छा था, ये होता तो अच्छा था। लेकिन कोई ऐसा भी हृदय होगा जिसका समष्टि से अभिमान हुआ, जिसके हृदय में एक समष्टि आवश्यकताओं से संबंधित इच्छाएं उत्पन्न होगी। वहीं उसी अंतःकरण में वो इच्छाएं क्यों पैदा हो रही हैं? वो समष्टि का प्रतिनिधि है। उसी के निर्णय समष्टि को प्रभावित करेंगे। उसी की नीतियां इस आश्रम समष्टि को विकास भी दे सकती है और ह्रास भी दे सकती है। एक नमूना है, एक छोटा परिवार है, घर है, पूरे घर की आवश्यकताओं की अनुभूति हर सदस्य को नहीं होती। किसको होती है? जो परिवार का मुखिया है। देखो, क्यों? वहां की समष्टि का वो प्रतिनिधि है। तो उसका निर्णय
केवल उसको प्रभावित नहीं करेगा बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। तो अब नियम सामने आ गया कि समष्टि में जो स्थिति परिवर्तन है वो समष्टि की नीतियों के कारण है। हमको लगता है कि ये नीति एक व्यक्ति बना रहा है, लेकिन ध्यान रखना वो व्यक्ति चुना हुआ है, वो व्यक्ति समष्टि का प्रतिनिधि है। प्रभु ने उसको ये प्रतिनिधित्व दिया है, उसकी कोई कमाई होगी और जिस दिन वो कमाई घर जाएगी उस दिन उसका प्रतिनिधित्व भी जाएगा। गांधी जी पूरे देश के अंतःकरण समष्टि का प्रतिनिधि बने। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेता लोग थे उनको उनके अंतःकरण भी उनके अंतःकरण से जुड़ गए। तो देखो ऐसे उन्हीं के अंतःकरण में इच्छा होती थी कि देश के स्वतंत्रता के लिए अब क्या करना है। उन्हीं के अंतःकरण में वो नीतियां बनती थी, संकल्प आता था। बोले ये तो एक व्यक्ति कर रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर लेते? जब गांधी जी एक व्यक्ति हैं तो तुम भी कर लो। कोई बगल वाला सुनने को राजी नहीं है। उनकी स्थिति ये है कि अगर उन्होंने कहा हम नमक बनाएंगे तो हैं पूरा देश चल गया। आप समझते हो? नमक का आंदोलन करने का संकल्प नेहरू के मन में भी नहीं आया था। और साधारण गांव के किसान की बात छोड़ दो आप, जो उनके बिल्कुल समीपवर्ती लोग थे और बहुत बड़े लोग थे, गुजरात के होने के कारण शायद नमक बनाने का संकल्प आया होगा, तो पटेल के मन में क्यों नहीं आया? सोचने की बात है। तो समझ आपको भले वो व्यक्ति दिखे, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति नहीं है, वो समष्टि का अभिमानी है। क्यों ऐसा बोल सकते हो? क्योंकि दो तरह से सोच सकते हैं। क्योंकि उसकी नीतियां समष्टि को प्रभावित करती हैं। बोले मैं भी समष्टि का अभिमानी हूं, चलो तो तुम्हारी नीतियां तो हैं किसको प्रभावित करती हैं देख लो। उतनी ही समष्टि आपकी बनेगी। बोले मेरी नीतियों से तो सबसे ज्यादा मैं ही प्रभावित हो जाता हूं, बस और कोई तो होता नहीं। तो आप पूरी तरह से महाराज व्यष्टि हो, आप चिंता न करो, शांत रहो। हाँ। इच्छा करने से, सोचने से नहीं होता है ना। समष्ट्यभिमान, समष्टि का प्रतिनिधि अंतःकरण, कहने के दो तरीके हैं। बनने में कमाई लगती है, वो एक चुनाव है, किसका? प्रभु का। ब्रह्मांड समष्टि का जो अंतःकरण है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। वो भी एक व्यक्ति की तरह ही दिखाई देता है। उनके मन में संकल्प आता है। लगा लोगों को कि ये तो केवल ब्रह्मा जी का संकल्प है। ब्रह्मा जी का संकल्प नहीं है वो पूरी समष्टि का, जीव समष्टि, उस ब्रह्मांड में रहने वाले जीव समष्टि का संकल्प है। और इसलिए ब्रह्मा जी की नीतियों का, ब्रह्मा जी के संकल्प का सारे ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ता है। वो तो ठीक हो गया।
लेकिन ब्रह्मा जी के संकल्प का सबके ऊपर प्रभाव पड़ने के बावजूद हर जो व्यष्टि जीव है उसका अपना ह्रास है और अपना विकास है। उसका जिम्मेदार कौन है? बोले उसका जिम्मेदार उसका व्यष्टि कर्म है, बस।